हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर सेट 2 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का साइंस विज्ञान का सेट 2 को देखेंगे। इससे पहले विज्ञान सेट 1 को देख चुके हैं। क्लास 10 के जितने भी छात्र छात्राएं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आज का ये वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा पूरे डिटेल के साथ। इसमें सॉल्यूशन किया गया है। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आप सभी को ऐसे समझा दूंगा, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर समझ ले तो अपने भाषा से भी लिख सकते हैं और बहुत ही सटीक और सरल भाषा में मैंने आंसर तैयार किए आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का साइंस सेट 2 को देख रहे हैं आज। और इसमें दोस्तों फुल मार्क्स कितना पूछा जाता है, आपको कितना मार्क्स के लिए 40 मार्क्स, और आपका क्वेश्चन और टाइम दिया रहता है दोस्तों, 1.5 घंटा का टाइम मिलता है। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, ये सब आप सभी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी वीडियो 1 में बात किए थे इस पर, तो चलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं नंबर वाइज। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी प्रश्न आप लोग एक बार जरूर पढ़ के समझ के जाइएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। और परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है एमीटर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको एम्पियर, इसका जवाब देना है। और विद्युत धारा जिससे मापते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि देख सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पायर। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट्स इज कॉल्ड एमीटर। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश वाले आसानी से समझ में आ जाएगा। और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी एक बार जरूर देख लीजिएगा और साथ में इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम पर आइएगा। इस वीडियो के अपलोड होने की कुछ ही देर बाद आपको यह पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए, प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखे। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है। इसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। और हाँ देखिए, प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि तार की लंबाई को दोगुना करने पर नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का दोगुना हो जाता है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी आप लोग इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा इसे डाउनलोड करके। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मतलब दो मेटल का नाम पूछा है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो आपका सोडियम, जिसे Na सोडियम, और आपका पोटेशियम की और एक धातु होता है दोस्तों लिथियम। तो दो पूछा था, इसलिए सोडियम और पोटेशियम आप लोग आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। CH3 COCH3 C2H4 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन CH3 COCH3 C2H4? तो देखिए, इसमें कार्यात्मक समूह पूछा है, मतलब ये कैसे बना है दोस्तों, इसका जो क्रियात्मक, इसका आंसर मैं नहीं किया हूँ, इसको मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। देखिए, कार्बन के बीच इसमें CH3 को इस प्रकार से हम लोग कुछ तोड़ सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये पहला वाला को इस तरह से तोड़ सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये डबल बॉन्ड ऊपर में ऑक्सीजन O है। तो ये समूह जो ये किससे बना है, तो इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कीटोन। तो इसका जो कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? कीटोन। पहला वाला का कीटोन हो जाएगा। और इसका देखिए C2H4 को अगर तोड़ेंगे तो C2 मतलब 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन आपका 4 गो है, यानी कि इधर 2 गो इधर 2 गो। तो कार्बन का 4 होता है जो कि परमाणु संयुक्ता, तो 4 इसको कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाने का और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। यानी कि आज डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डबल बॉन्ड ही तो आपका क्या होता है? एल्कीन होता है, याद रखिएगा क्या होता है? एल्कीन। तो C2H4 में कार्यात्मक समूह क्या उपस्थित है? तो एल्कीन उपस्थित है। इसे आंसर लिख लीजिएगा, ये आंसर छूट गया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो कि बहुत ही VVI सवाल है।
जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म किसको कहेंगे? देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परीक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। मतलब बहुत साल पहले दोस्तों क्या हुआ था, जीवित प्राणी या जीवित कोई भी चीज़ जो कि बहुत समय तक जमीन के अंदर दबे रह गया और वो एक अपशिष्ट के रूप में जो कि बन चुके हैं और अवशेष के रूप में हमें जो देखने को मिलता है, जैसे कि आपका लाइक एग्जांपल के लिए पेट्रोलियम हो, जैसे पेट्रोल हो गया, किरोसिन तेल, ये सब हम लोग को जो ये सब क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म है दोस्तों। इसीलिए इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? वंशानुगत नाम से ही पता चल रहा है, वंश से मतलब आपका जो वंश किस प्रकार, उसका लक्षण क्या है, कैसे? देखिए, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण, आनुवंशिक गुण, इसी को दोस्तों वंशानुगत लक्षण कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और आनुवंशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन को आनुवंशिकी लक्षण कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया था स्कैन करने में, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या, देखिए, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हर जीवित चीज एक खाद्य श्रृंखला है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, आपका पक्षी हो गया, जितना भी जीवित चीज है, जितना भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी, सभी के सभी खाद्य श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, एक दूसरे को हम लोग खाते हैं ना, इसलिए खाद्य श्रृंखला में ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका VVI है। ओम का नियम बताए, इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन अटैच है दोस्तों। यहाँ पर पहला तो आप सभी देख सकते हैं, 1 मिनट यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ओम का नियम बताएं, फिर इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध, यानी कि फॉर्मूले भी लिखने बोला है, प्रतिरोध को भी परिभाषित करने वाला है। तो चलिए किस प्रकार से लिखना है, और जैसे मैं लिखा हूँ आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, गलती नहीं करना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सब जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, स्टेप मार्किंग होगा इसमें। ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि न बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। मतलब अगर लंबाई और ताप और क्षेत्रफल अगर चेंज नहीं होगा तो उस पर जितना ज़्यादा वोल्टेज या फिर विभवांतर बोल सकते हैं या फिर धारा बहेगा, वो नियत रहेगा, ना तो वो चेंज होगा, वो बल्कि फिक्स रहेगा। इस नियतांक को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं तथा इसे R से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, ओम के नियम के अनुसार ये होता है V समानुपाती I। भी यहाँ पर विभवांतर I धारा है, तो इसी को हम लोग V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को दिखाना था, नीचे यहाँ पर दिखा दीजिएगा। यहाँ पर हम नहीं दिखा पाए हैं ड्यू टू दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग के चलते वो मिस्टेक हो चुका है। और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध के डेफिनेशन है, प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। तो देखिए R इक्वल टू VI इसी में अटैच था, तो इस सारे के सारे आंसर दे दिए हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखिए, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं सबसे पहले क्या है वो जान लीजिए। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके बल का संचुचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और वो रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण संरेखित होता है, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। चुंबक के क्षेत्र में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। तो ये चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बारे में है। चलिए, अब चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण निम्न है। तो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण है दोस्तों? पहला गुण, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबक की क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती है। चुंबक की क्षेत्र जैसे कि एक चुंबक इस टाइप का रहता है आपका NS नॉर्थ, तो इस प्रकार का जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा दोस्तों। जो एक दूसरे को इस तरह का जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो बनता है ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते। इस तरह से आप लोग इसे डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, नेक्स्ट क्षेत्र रेखाएं दिशा दर्शाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखिए, क्षेत्र रेखाएं किस मतलब साइड से बह रहा है वो बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
संचारण किसे कहते हैं? इससे सुरक्षा के उपाय बताइए। संचारण मतलब जंग लग जाना, जैसे कि क्या होता है दोस्तों संचारण, वो पहले समझ लीजिए। संचारण धातुएँ वायुमंडल की नमी CO2, कोई भी धातु मेटल जो होता है ना, वो वायुमंडल यानी कि हवा में क्या होता है दोस्तों, पानी रहता है। वायुमंडल की नमी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर NO2 और H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है। उस पर एक दूसरा परत चढ़ जाता है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संचारण कहलाती है। मतलब जैसे लोहा में जंग लगता है, तो उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, ये इस कारण से होते हैं, संचारण पड़ जाते हैं उसमें। या फिर आप सोना चांदी के गहने काले हो जाना, जैसे कि आप लोग देखे हैं, जब झलवाते हैं सोनार के पास हम लोग, तभी वो कलरफुल हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका अब संचारण के उपाय भी पूछा है, तो चलिए उपाय हम लोग देख लेते हैं। उपाय वाला कट गया है क्या? यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं। अरे यार, उपाय वाला संचालन, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। ये थोड़ा सा मिस्टेक से PDF में छूट गया है दोस्तों, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर करें। अंतर स्पष्ट करें। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, पहले देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक साइड लिखिएगा और एक साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम दोनों लिख दिए एक साथ, क्योंकि बहुत स्पीड टाइपिंग चल रहा था, इस कारण से इस तरह हो गया है। तो देखिए, ससंयोजन एकल बंधनों से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ससंयोजन एकल बंधनों से मतलब इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच आपका, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि आपका CH4, इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए C हाइड्रोजन, इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कार्बन के बीच आपका सिंगल हाइड्रोजन रहेगा, याद रखिएगा। CnH2n+2, यहाँ पर सॉरी, तो इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसे भी याद रखिएगा। जहाँ n = 1 2 3 4 डॉट डॉट, जैसे कि मीथेन CH4 अभी दिखाया आपको, प्रथम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या फिर कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब कार्बन, इसमें 2 गो कार्बन रहना चाहिए, 2 कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तभी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, अन्यथा नहीं। इन्हें एल्किन या फिर एल्काइन भी कहते हैं, जैसे कि इथिन आपका हो गया, प्रोपाइन हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जैव आवर्धन क्या है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए किसी रासायनिक स्थायी पदार्थ या तत्व, जैसे पीड़ पीड़कनाशक, रेडियो सक्रिय वस्तुएं या भारी वस्तु धातुएं की सांद्रता में वृद्धि को ही जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ रहा है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? तो मेंडल जो कि आपका अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे से, तो आखिर ऐसा क्यों किया था? उसको मटर का पौधे ही क्यों जरूरत पड़ा था? देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था और इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान है। इनमें परागण को आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रही है। ये आपका जो क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों, ये 5 नंबर यह वाला सवाल है। देखिए, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, को पासर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें? पासर क्रम, मतलब ऐसे जोड़ा जाएगा, पासर क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब वो वाला आपको प्रूव करना, R = R1 + R2 + R3, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है दोस्तों। और ये सवाल VVI है, इसमें VVI लगा दीजिए। और ये सवाल आपको करना ही करना है डेफिनेटली, ये आपका एग्जाम में जरूर ये सवाल आ सकते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पर जब तीनों प्रतिरोधक
जब तीनों प्रतिरोधकों के प्रथम सिरों को एक बिंदु पर एवं दूसरे सिरों को एक बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन का पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पहले इसका डिफिनेशन, जैसे कि आप लोग को दिखाएंगे फिगर में, अभी हम बना के रखे हैं। जैसे कि माना R1 R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध है जो पार्श्व क्रम में संयोजित है। इनके बीच धारा I1 I2 एवं I3 प्रभावित होता है। ये I1 I2 इस तरह से है, लेकिन लिखते टाइम ऐसे हो गया है। ये I1 I2 I3 है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। तथा विभवांतर भी है। तो देखिए किस प्रकार से, चलिए फिगर में आप सभी को हम दिखाते हैं दोस्तों। फिगर थोड़ा सा यहाँ, और यार यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ गया, वाटर मार्क आ गया है अपना चैनल के लोगों का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको समझा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको ऊपर में हम फोटो को लगा के दिखा देंगे जब वीडियो एडिट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एक पॉइंट है एक्स, यहाँ से आपको को जोड़ा गया है। प्रतिरोध सब देखिए दोस्तों, R1 R2 और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा है, मतलब पार्श्व क्रम इसको बोलते हैं, समानांतर में जोड़ा गया है पार्श्व क्रम में। और यहाँ पर ये आपका विभवांतर भी है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एमीटर है, और इस यहाँ पर आपका विद्युत सेल लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्रम को बोले जाते हैं पार्श्व क्रम। तो चलिए अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये इतना सारा चीज़ करने के बाद क्या करना है। ओम का नियम क्या कहता है कि I इक्वल टू वी बाई आर होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी बाई आर। तो आई मतलब I1 इक्वल टू वी बाई आर वन होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर I2 इक्वल टू वी बाई आर टू होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। और I3 इक्वल टू वी बाई आर थ्री होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर तीनों इक्वेशन को क्या कर दिए हम लोग, एडिंग कर दिए। जैसे ही ऐड किए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। और इस तरह से आई इधर I इक्वल टू क्या हो गया, V अगर कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका इक्वेशन 4 बन गया। अब देखिए यदि x एवं y के सिरों के बीच विभवांतर v एवं समतुल्य प्रतिरोध r हो तो फिर एक बार ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी आर होगा ना दोस्तों, I इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तो अब समीकरण 4 और 5 से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तुलना करेंगे, तो वी आर इक्वल टू वी इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। विद्युत मोटर क्या है, सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में डिफिनेशन देना है। इसका सिद्धांत लिखिए, मतलब ये क्या, किस किस प्रकार से काम करता है, और एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब एक विद्युत मोटर का फोटो बनाना है नामांकित, उसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या नाम है उसके साथ, और साथ में एवं इसके दो उपयोग लिखिए, और इसका दो उपयोग भी, विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए हम आंसर किया दोस्तों, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। अब विद्युत मोटर औद्योगिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है, यह एक बड़ी सरल तथा बड़ी उपयोगी मशीन है। तो यहाँ से आप लोग विद्युत मोटर का डिफिनेशन को जान लीजिए। विद्युत मोटर को बहुत ही लाभदायक, हम लोग सभी इसके बारे में अवगत है, सभी जानते हैं। फैन, बिजली वगैरह, जितना कुछ विद्युत मोटर का ही अधिकतर चीज़ हम लोग का घरों में, जैसे कि आप टुल्लू पंप वगैरह जो आते हैं सिंचाई करने के लिए। तो सिद्धांत देखिए, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है और उससे धारा प्रभावित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है और उसे लगातार घूमती है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी लगती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा गतिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये इसका सिद्धांत है दोस्तों। विद्युत मोटर का जो कि आपका नामांकित फोटो आपको किताब में आपको मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। देखिए विद्युत मोटर का दो उपयोग बता रहा हूँ कि पहला उपयोग किसानों के लिए खेती करने में, जी हाँ दोस्तों, किसान जब खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं उसके लिए। और दूसरा विद्युत पंखों में, विद्युत पंखा जैसे कि जितने सारे पंखा है तो उसमें तो विद्युत मोटर रहता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं समायोगी कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समायोगी कहलाते हैं, और ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। जैसे आप सभी को दिखाएंगे यहाँ पर साइड करते हैं।
तो यहाँ जैसे ये वाला पेंटेन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको जी हाँ दोस्तों, पेंटेन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब पेंटेन जो है ना आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए अब इसका नामकरण कैसे हुआ है मैं आपको वो भी तोड़ के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो चलिए CH यहाँ पर पेंटेन कार्बन 5 है और आपका यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको बनाया गया है 1 2 3। देखिए ब्यूटेन कार्बन मेथल ब्यूटेन, यहाँ पर 2 पेंटेन 1 2 3 4 5। हाँ यहाँ पर 5 कार्बन है दोस्तों, 5 कार्बन, जैसे कि 1 2 तो इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 और यहाँ एक नहीं होगा, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसको VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही बेहतर ढंग से, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझने पर रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो आंसर क्या होगा, मानव में लिंग का निर्धारण होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XY गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा किसी भी ट्राई करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक लड़की है जिसके पास क्या गुण है, एक्स एक्स, मतलब ये जो मतलब इसका जो गुणसूत्र है XX, ठीक है, और ये एक लड़का है जो कि XY। अगर इसका X एगो मिलेगा और इसका अगर X एगो मिलेगा और ये X X मिलकर यहाँ पर XX बनता है, तो ये एक लड़की ही बन जाएगी। अगर इस लड़की का एक X गुणसूत्र यहाँ पर आया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्स गुणसूत्र आया और इससे यानी कि इस लड़का से अब क्या हुआ, अब एक्स ना आके अब यहाँ पर देखिएगा वाई आ गया, तो XY मतलब लड़की बन गई। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब एक पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा। तो इस बात से ध्यान रखिएगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र को तो केवल उसी के पास होता है। लेकिन कहावत होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि लड़की को ही दोष दिया जाता है कि बार बार लड़की होने का, लेकिन ये गलत बात है। आजकल पढ़े लिखे आदमी भी ज़्यादातर ऐसे ही ताना मारते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सारा जो साइंस पढ़ते हैं, जो विज्ञान को मानते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, आप सभी को देख सकते हैं किस प्रकार से जो कि युग्मन होता है, नर निषेचन और मादा निषेचन होता है, जिसके कारण से लड़का और लड़की होने का जो कि इस प्रकार से निषेचन के दौरान मानव में लिंगों का लिंग निर्धारण होता है। तो आई होप दोस्तों कि आज को यह वीडियो पसंद आया है, और इस वीडियो को आप लोग के लिए मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर। तो आप लोग नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए AK फॉर स्टडी और वहाँ पर चला जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद इस वीडियो को मैं वहाँ पर डाल दूंगा। और साथ में मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं जो कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर दिए, सेट 1 और हिंदी का भी किए हैं, सोशल साइंस का भी किए हैं, उन सारे वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी वैल्यूबल वीडियो को देख सकते हैं, या स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे हैं इन सारे वीडियो को नहीं देखिए तो जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।